अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी न्यू ईयर। और सुबह की सोच में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं जी हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच 2025 में आपको खुश आमदीद। सूरज तुलू हो चुका है। कल हम लोग ये बात कर रहे थे कि 2024 का शो मैंने आपके साथ नहीं करना और ना आपने मेरे साथ, वो आखिरी था। लेकिन आज फिर हम लोग आपके साथ हमने इरादा किया कि हम पैचअप कर लेते हैं वापस। एग्जैक्टली, हमने ये इरादा कर लिया और बहुत ही हम जोश और वलवले के साथ आपके सामने मौजूद हैं 2025 में। और 2025 के लिए आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपके लिए ये साल जो है बहुत अच्छा साबित करें, हमारे मुल्क के लिए अच्छा साबित करें। और जिस तरह से आपका प्यार हमें 2024 में मिलता रहा और हमें आप यहाँ पर साथ देखते रहे, इसी तरह हम चाहते हैं कि 2025 में भी आपका प्यार हमें ऐसे ही मिले। बिल्कुल ऐसी है। और क्या रेजोल्यूशंस है आपकी 2025 मेरी के तो हवाले ये से? रेजोल्यूशंस हैं कि बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं मैंने, मेरी बहुत उम्मीदें हैं, बहुत मेरी मतलब आप ये कहें कि मेरे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिसको मुझे, और मेरी बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें हैं जिनको मुझे पूरा करना है। तो आपकी दुआएं की ज़रूरत है मुझे। अगर इन लोगों की दुआएं और आपकी दुआएं मुझे मिलती रहेंगी तो वो पूरी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, रेजोल्यूशंस की बात होती है तो गजल ने तो आपको अपनी रेजोल्यूशंस बता दी। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होगी कि हमारा और आपका जो रिश्ता है ये दिन ब दिन मुस्तहकम हो। एज ए व्यूअर आप हमें पसंद करें, एज ए एंकर या फिर एज ए कंटेंट क्रिएटर हम आपको वो तमाम तर चीज़ों से आगाह कर सके जो आप चाहते हैं। और यही हमारा एक सफ़र है, क्योंकि हमारी जो जॉब है उसकी नौयत बहुत ही अनोखी है, क्योंकि हमने आवाम के साथ इंटरेक्ट करना होता है और आवाम के जज्बात की तर्जुमानी करनी होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आपके जज्बात की तर्जुमानी भी करेंगे और आपके साथ पूरे साल में ऐसे ऐसे बेहतरीन सेगमेंट्स पेश करेंगे, एक मुनफरिद एंगल तमाम तर खबरों का, चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से हों, करंट अफेयर हो या फिर डिफरेंट खबरें हों, उनका एक डिफरेंट एंगल पेश करने की कोशिश करेंगे। और मेरा तो सबसे बड़ा रेजोल्यूशन ये है कि मेरी जो ऑडियंस है वो हमारे साथ किस तरह से खुश रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपने इस रेजोल्यूशन पे पूरा उतरूंगा। लेकिन इसके साथ साथ आपके अपने भी कुछ ऐसी सोच होगी, ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको आपने पाया तकमील तक पहुंचाना होगा। मेरा वैसे 2025 के हवाले से ये है कि मैंने सफ़र ज़्यादा करना है। और कोशिश ये करूंगा कि अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ 2 से 3 पाकिस्तान के टूर और 1 आध या 2 टूर इंटरनेशनल भी करूं, ताकि वो जो सफ़र का सिलसिला था मेरा 2022 में आके स्टक हो गया था। पिछले 2 साल बिल्कुल काम में इतना ज़्यादा महव रहा मैं ABN न्यूज़ के साथ, और फिर अपनी कुछ मसरूफियात थी। तो ये चाहूँगा कि मेरी जो ट्रैवलिंग है वो वापस से बहाल हो। चले इंशाल्लाह, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह आगे बढ़ते जाएं और अपने नाज़रीन के लिए भी हमारी यही दुआएं हैं। आज हम चलेंगे जी, अब आपको 2025 है चूंकि, तो हमारे पास बहुत कुछ है 2025 से रिलेटेड भी बताने के लिए। ऐसा ही है, क्योंकि कल रात को आज सुबह तक जो है वो जिस तरह से सूरज तुलू होते रहे जगह जगह मुख्तलिफ कंट्रीज में, वो हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी साल 2025 का आगाज हो गया बाकायदा तौर पर। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, पेशावर में नए साल का आगाज आतिशबाजी से किया गया, जिसे देखने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। और 2025 के आगाज पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी कौम को भी बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश की है। बिल्कुल ऐसी आसिफ अली जरदारी के साथ वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी कौम और आलमी बरादरी को साल नौ के मौके पर मुबारकबाद पेश की और मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में साल 2024 के इख्तिताम पर गुरूब आफ्ताब देखा गया। मुल्क के माशी हब कराची समेत लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में शहरियों ने इन मनाजिर को देखा और कैमरे में अक्स बंद किया। जी हाँ, इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान से रिलेटेड हमने आपको बताया कि क्या कुछ हुआ, तो अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो वहां पर भी सबसे पहले नए साल की आमद हुई। और न्यूजीलैंड में साल नौ का आगाज ऑकलैंड शहर के स्काई टावर से जो है हुआ और वहां से आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। न्यूजीलैंड दुनिया का वो पहला बड़ा और मारूफ मुल्क है जहां पर ऑकलैंड वो पहला शहर है जहां साल नौ का आगाज सबसे पहले हो जाता है। तकरीबन 3 बजे का 3:30 बजे का ये टाइम होता है जब वहां पर जो है वो साल नौ का आगाज होता है। और 2025 के आगाज पर ऑकलैंड स्काई टावर पर आतिशबाजी का इतना जबरदस्त मुजाहरा किया गया था कि एक बड़ी तादाद थी वहां पर लोगों की, और आसमान रंगो नूर से नहा गया था। और इसके साथ साथ जो शहरी थे उन्होंने सबको एक दूसरे को मुबारकबाद दी, गले लगाया और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। बिल्कुल ऐसी है। न्यूजीलैंड का आपने जिक्र किया तो ऑस्ट्रेलिया को कैसे भूल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी साल नौ का आगाज न्यूजीलैंड के बाद होता है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया का आगाज है ये शायद पाकिस्तान में और इस खित्ते में बहुत ज्यादा मशहूर है।
ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल के आगाज ने उफक पर रंग बिखेरे, जहां सिडनी शहर में हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी का मुजाहरा देखने को मिला। इसके अलावा अगर बात की जाए जनूबी कोरिया में त्यारा हादसे के बायस 9:30 पर शोक का समा था और जनूबी कोरिया में नए साल का जश्न त्यारा हादसे के बायस रवायती जोशो खरोश से नहीं मनाया गया था। इसी तरह और आपको ये भी ख्याल हो कि 29 दिसंबर को जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर त्यारा तबाह होने के नतीजे में 179 जो लोग थे वो शहीद हो गए थे और उस वाक़े की बिना की वजह से जो है वो शोक का ऐलान किया गया था। 7 रोज़ा शोक का ये ऐलान था। इस वजह से जो है वहाँ पर उस तरह से तकरीबात नहीं की गई जिस तरह से होती हैं एज यूजुअल जो हम देखते हैं हमेशा की तरह। तो ये तमाम तर हमने आपको बताई। अब हम जिक्र करते हैं जापान का। जापान को हम कैसे भूल सकते हैं जी, इतना ज़्यादा वो डेवलप मुल्क है। 2025 के हवाले से अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ का जो शहर टोक्यो है वहाँ पर नए साल का आगाज़ रिवायती अंदाज से घंटी बजा कर किया गया। जबकि लोग जब घंटी बजती है तो फिर वो सारे जमा होते हैं, टेम्पल पर आते हैं, फिर इबादत करते हैं, इबादत की गर्ज से जमा होते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, वेलकम करते हैं और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और कहते हैं कि आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो इस साल पूरी हो जाए, मुश्किलात कम हो जाएं और इस तरह ये सिलसिला फिर आगे चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है और सारे नौ का आगाज हो चुका। पाकिस्तान समेत दुनिया के जो मशहूर मुकामात थे उनके हवाले से हमने आगाह किया। एक बार फिर मेरा ख्याल है आखिरी दफा कहना पड़ेगा आखिरी दफा हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जी हम उम्मीद करते हैं कि भाई जी आज जो हमारे पास स्टोरीज हैं वो आपको पसंद आएंगी, है ना? एग्जैक्टली। और मुझे लगता है आपकी जो खुशी है वो देख के कि मुझे अब ये फील होना स्टार्ट हो चुका है। स्पोर्ट्स की खबर जब भी आप शेयर करती हो आपके चेहरे पे ऐसी खुशी होती है। मुझे लगता है आप स्पोर्ट्स की खबर शेयर करेंगी और उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, इससे पहले ना हमेशा से जब हसनैन ये खबर शेयर करते थे तो मुझे पता होता था उनकी खुशी देखकर कि अब ये खेल की खबर शेयर करने लगे हैं। लेकिन आज इनको ये वाइब्स आ रही हैं कि मैं जिस तरह से खुश हूँ मेरे पास कोई खेल की खबर है। तो जाहिर है वो थोड़ा सा सोबत का असर भी हो जाता है साथ बैठ के। मुझे भी थोड़ा सा खेल में इंटरेस्ट उस तरह से पैदा हो गया है। आपके साथ जो खबर शेयर करने वाले हैं जी बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तानी स्क्वैश खिलाड़ियों की तारीखी फतह हुई है। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में पाकिस्तानी नौजवानों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में टाइटल्स भी जीत लिए हैं और इस कामयाबी ने ना सिर्फ आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि इस बात का भी सबूत दिया है कि हमारी नौजवान नस्ल में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। और ये कामयाबी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए इन खिलाड़ियों की मेहनत जज्बे का नतीजा है। बिल्कुल ऐसी है और ये जीत बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों की पजीराई करती है। और हमने कल भी डिस्कस किया था कि 2024 में हमने क्या किया और उसमें जो क्रक्स थे उस डिस्कशन के वो यही था कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में पाकिस्तान के प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चाहे आप अरशद नदीम की बात करें, नूर दस्तगीर भट्ट की बात करें या फिर जितने भी इंडिविजुअल हमारे एथलीट्स थे उन्होंने पाकिस्तान की जो फतुहात हैं उनमें इजाफा भी किया और पाकिस्तान का जो सब्ज हिलाली परचम है उसको पूरी दुनिया में रोशन किया। और एक बार फिर 2025 के आगाज में एक अच्छी खबर गजल ने हमारे साथ शेयर की। अब एक अच्छी खबर मेरे पास है पंजाब से। पंजाब में माहौल दोस्त 2025 जैसे ही शुरू हुआ हमारे पास अच्छी खबरों की भरमार आ गई है। मैं कहता हूँ बुरी खबर देनी नहीं चाहिए, है ना? अच्छी खबरों के अगर हो भी तो फिर भी नहीं देते, उनको साइडलाइन अगर हुई भी तो हम उसको अच्छे कॉन्टेक्स्ट में पेश कर देंगे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। पंजाब में माहौल दोस्त ई टैक्सी सर्विस का आगाज हुआ है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में माहौल दोस्त ई टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान किया जो पाकिस्तान में साफ तवानाई के फरोग की जानिब एक बड़ा कदम है। यह सर्विस चीन के इलेक्ट्रिक टैक्सी मॉडल से मुतासिर होकर तैयार की गई और इसका मकसद शहरियों को सस्ती, आरामदेह और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराम करना है। सीएम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस मंसूबे को तेजी से अमली जामा पहनाने की हिदायत दी हैं और इस हवाले से सूबाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ कंपनियों से मशावरत भी शुरू की है। इब्तदाई तौर पे ये गज़ल जो सर्विस है ये लाहौर में और दीगर जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे मुतारिफ करवाई जाएगी और फिर इसको मुल्क के दीगर हिस्सों में कह सकते हैं या फिर पंजाब के बड़े शहरों तक इसको तोसी दी जाएगी। अच्छा जी, तो फिर अगर जिस तरह से आपने खबर शेयर की लाहौर के हवाले से तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का। इन्हीं वजूहात की वजह से होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी आ जाएंगी। अब नौजवानों के लिए ज़ाहिर रोजगार भी फराहम होगा। 2025 का ये पहला बड़ा इनिशिएटिव है जो लाहौर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्टार्ट किया है। उम्मीद करते हैं सॉरी पंजाब की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया लेकिन तस्सीह करता चलूं लाहौर की गवर्नमेंट ये। अब मैंने आपसे कहा ना सोबत का भी असर होता है। अब आप मेरी साथ में इस्लाह भी करते रहते हैं और मुझे सिखाते भी रहते हैं। आपने बात अच्छी की कि लाहौर की गवर्नमेंट डेवलपमेंट वो सारी वहीं पे डेवलपमेंट तो वही होती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अब ये मंसूबा शुरू कर दिया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो और फिर उसके बाद इसमें से मौके भी बहुत ज्यादा मिलते जाएं। इसी तरह जिस तरह अब आपने लाहौर की खबर शेयर की है तो मैं आपको एक और अच्छी खबर देती चलूं। पाकिस्तानी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस
सफर के लिए नए मौके अब आपको मिलने वाले हैं। आपको पता है कि 132 कंट्रीज में जाकर वही मैं आपको बताने लगा था। आप ये कह सकती हैं कि अगर आपके पास पाकिस्तानी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप किन 132 ममालिक में ड्राइविंग कर सकते हैं। जी हाँ, और बहुत आसानी से। लेकिन आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। पाकिस्तानी शहरियों के लिए बड़ी खबर है और खुशखबरी भी है। 2025 के साथ ही हम अच्छी अच्छी खुशखबरियां आपके लिए लेकर आए हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करके दुनिया के 132 ममालिक में कानूनी तौर पर आप गाड़ी चला सकते हैं और ये इकदाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए सफरी और कारोबारी मौके को वुसअत देगा। जबकि लाइसेंस हासिल करने के लिए चंद आसान सी आपको जो है शराइत है उनको पूरा करना होगा, जिसमें आपके पास पासपोर्ट की कॉपी, तस्वीर, कौमी शनाख्ती कार्ड और मकामी ड्राइविंग लाइसेंस फराहम करना आपको ज़रूरी होगा। ये दस्तावेजात हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने देने होंगे। 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को मेडिकल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत हो सकती है। ज़ाहिर है वो फिर एज ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए नीडी है। तो जी, जदीद और आसान तरीक़ेकार के जरिए ये अब आपको जारी कर दिया जाएगा लाइसेंस, जिसमें बायोमेट्रिक डेटा, नज़र का टेस्ट और ट्रैफिक साइंस का इम्तिहान भी शामिल है। बिल्कुल ऐसी है जी, ये तमाम तरह इम्तिहानात आप देंगे। लेकिन अब ये बहुत ही अच्छी खबर है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जिनेवा कन्वेंशन के तहत जितने भी ममालिक हैं वहां पे ये अप्लाई होता है और 132 ममालिक में आप जाके पाकिस्तान के ड्राइविंग लाइसेंस, अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप 1 साल के लिए ड्राइव कर सकते हैं। और फिर बहुत सारे ममालिक आपको ऑफर करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू आप ये ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट भी करवा सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा लाखों रुपए आपके अखराजात होते हैं। आप अगर बाय ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें ना, ड्राइविंग लाइसेंस का उसूल किसी शहरियत से कम नहीं होता। तो इस वजह से ये बहुत ही हौसला अफजा खबर है जो कि हमने शेयर की और हमारे जो परदेसी भाई हैं उनको इस खबर से बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको एक ऐसी खबर बताता हूँ। 2025 है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस की बात की तो मेरे ज़हन में सऊदीया आ गया। और जब सऊदीया की बात होती है तो रोजगार के सिलसिले में लोग सऊदीया जाते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। अब सऊदीया वाले पाकिस्तान आ रहे हैं और वो यहाँ पे आके ऐसी मनसूबाबंदी करेंगे कि रोजगार लोगों को यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, तो ये तो फिर बहुत अच्छी खबर आप देने वाले हैं फिर। एग्जैक्टली। रेकॉर्डिंग मंसूबे में सऊदी अरब की अहम सरमायाकारी मुतवक्को है और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के रेकॉर्डिंग मंसूबे में $540 मिलियन की सरमायाकारी करते हुए 15% हिस्सा हासिल कर लिया है। ये सरमायाकारी 2 मराहिल में मुकम्मल की जाएगी, जिसमें पहले मरहले में $330 मिलियन के एवज 10% और दूसरे मरहले में $210 मिलियन के एवज 5% हिस्सा हासिल किए जाएंगे। अच्छा। और इसके साथ ही सऊदी अरब का तरक्याती फंड बलूचिस्तान के मादनी वसाइल को फरोग देने के लिए मजीद $150 मिलियन फराहम करेगा। रेकॉर्डिंग मंसूबा दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर में शामिल होता है और इस मंसूबे के जरिए पाकिस्तान की मईशत को गैर मामूली फरोग मिलेगा। अच्छा, कल भी हमने मईशत के हवाले से एक अलग से सेगमेंट किया था और जब हमारे साथ हारून शरीफ साहब मौजूद थे तो वो यही कह रहे थे कि वैसे 2023 के मुकाबले में 2024 जो था वो मईशत के एतबार से इंडिकेटर्स में अच्छे आए, लेकिन हाँ स्टेबल था। अब आगे भी हम स्टेबिलिटी की तवक्को कर रहे हैं। जिस तरह से सऊदी अरब से यहाँ पर सरमायाकारी आएगी, रोजगार मिलेगा, बाहर जाने की वो जो हम लोग हमेशा से एक चीज डिस्कस करते थे ना कि नौजवान का पहली प्रायोरिटी क्या है कि वो बाहर जाके कमाने का सोच रहे हैं, शायद वो थोड़ी सी अब कम हो जाए। ऐसे ही है। तो अब आपने सऊदी अरब की बात की है तो मैं भी मुझे लगता है आप भी सऊदी अरब की बात करेंगे। मैं भी उसी से रिलेटेड आपको खबर देने वाली हूं। आगे नहीं निकलने देती। नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। ये बात आप याद रखें। सऊदी अरब में हाइड्रोजन पावर बसों का आगाज कर दिया गया है। सऊदी अरब ने अपने पहले हाइड्रोजन पावर बस मंसूबे का आगाज कर दिया है जो मुमलिकत के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की अक्कासी करता है। और ये जो बसें हैं ना सिर्फ कार्बन के अखराज को कम करेंगी बल्कि तवानाई के जदीद और माहौल दोस्त ज़राए को भी फ़रोग देने में भी मददगार साबित होंगी। और ये इकदाम सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है जिसका मकसद साफ तवानाई के जरिए पायदार तरक्की हासिल करना है। सऊदीया जैसे पाकिस्तान आकर हमारे लिए बहुत से फ़ायदे हमें देगा, इसी तरह वो अपने मुल्क में भी ज़ाहिर है बहुत से डेवलपमेंट्स करेगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये बसें जो हैं वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अहम कदम भी है। और इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो आलमी सतह पर सऊदी अरब की क़यादत को मजबूत भी करेंगी। ज़ाहिर एक इमेज अच्छा बिल्ड हो जाता है कि आप अपनी कंट्री में इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सऊदी अरब वैसे भी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, डिजिटल हो रहा है, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो रही हैं जो कि इससे पहले हमने सऊदीया में नहीं देखी। मॉडर्नाइजेशन की तरफ वो जा रहे हैं, औरतें वहाँ पे अब गाड़ी चला सकती हैं और इस तरह की खबरें हमें अब सऊदीया से बहुत तवातुर से आ रही है क्योंकि वो एकदम से ही शिफ्ट हो रहे हैं अपनी इकोनॉमी को ऑयल से उन्होंने शिफ्ट करना है टूरिज्म पे, तो इस हवाले से उनको बड़े वास्ट लेवल पे इस तरह के इकदाम करने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मेरे पास एक और अच्छी खबर है। डिजिटल दुनिया की बुनियाद किसने रखी? जब भी हम ये सवाल करते हैं
तो हमें शायद जवाब हम यही सोचेंगे कि किसी यूरोपियन ने रखी या किसी अमेरिकन ने रखी या किसी चाइनीज वही ने के रखी। लोग हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। डिजिटल दुनिया की बुनियाद रखने वाले अजीम साइंसदान मुसलमान थे और उनका नाम था अल ख्वारिज़मी। अगर अल ख्वारिज़मी जैसे मुसलमान साइंसदान ना होते तो आज के सोशल मीडिया की शक्ल शायद बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ होती। नवीं सदी के इस अजीम रियाजीदान ने अलजबरा और एल्गोरिदम्स की बुनियाद रखी, जो आज के दौर में कंप्यूटर्स, मोबाइल्स फोन्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर को चलाने वाले बुनियादी सतून हैं। अल ख्वारिज़मी के काम ने ना सिर्फ रियाजी और साइंस के मैदान में इनकलाब बर्पा किया, बल्कि जदीद कंप्यूटर साइंस के लिए भी बुनियाद रखी। और इनकी तहकीक साबित करती है कि पुरानी तहजीबों के इल्म और हिकमत ने आज की टेक्नोलॉजी को किस तरह से मुतासिर किया। अच्छा, इससे पहले आपको याद है हमने एक दफा पहले भी ये खबर शेयर की थी और आपने कहा था कि आपको मैथ्स नहीं पसंद और मैंने कहा था मुझे भी नहीं खास पसंद। हाँ, exactly. और आप वो भी देखें साइंसदान कि मुसलमान थे। हाँ, वो भी साइंसदान मुसलमान थे। और अब देखें कि जिस तरह से इन्होंने, आपको पता है जब भी हम लोग कोई कंप्यूटर में भी चीज लिखते हैं ना, तो वो हमारी जो लैंग्वेज लिखने वाली होती है वो कंप्यूटर को वो समझ नहीं आ रही होती, बल्कि वहां पर बाइनरी कोड चल रहा होता है, 01100001, इस तरह से वो कोड एक चल रहा होता है। तो ये जो हम अपनी सोशल मीडिया की ऐप्स इस्तेमाल करते हैं ना, ये भी इसी तरह से पीछे एल्गोरिथम्स चल रहे होते हैं। हम जो लिखते हैं वो चीज पीछे नहीं चल रही होती, बल्कि बैकग्राउंड पे कुछ और चल रहा होता है। तो ये साइंसदान थे जो मुस्लिम साइंसदान, कितना अच्छा इनका कारनामा था कि आज हम लोग बहुत खूबसूरती से इलैबोरेट किया कि पीछे जो डिजिट्स चल रहे होते हैं ना, तो वो अल ख्वारिज़मी नहीं बनाए थे। एग्जैक्टली। और आज जो है वो, हम वैसे तो मैथ्स को और एल्गोरिथम्स को बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन इन्हीं की बिना पर हमारा जो है वो आज हम फोन भी इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया ऐप्स भी करें। ऐसा ही है। तो जी, अब मैं आपको लिए चलती हूँ, एक इंसानियत की मिसाल है। जैसे 2025 जिस तरह शुरू हुआ ना, अच्छी अच्छी खबरों की भरमार हो गई, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो बहुत ज़बरदस्त खबर है, ये पढ़कर मैं बहुत इंस्पायर हुई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। डॉक्टर भक्ति यादव जो हैं, उन्होंने इंसानियत की खिदमत की जिंदा मिसाल कायम कर दी है। ठीक है, दैट इज वेरी अमेजिंग। एग्जैक्टली। मैं आपके साथ खबर शेयर करूंगी तो आपको ज़्यादा अमेजिंग ये खबर लगेगी। एक्चुअली में खबर ये है कि डॉक्टर भक्ति जो हैं, जो 93 साल की हैं, मतलब इतनी ज़्यादा, हाँ 93 साल जो है, थोड़ी सी उर्दू की वो गिनती में ना मैं आगे पीछे हो जाती हूँ। मैं साथ हूँ ना, आप है ना साथ, इसलिए मैं तेरा गम मेरा गम एक जैसा। तो जी, मैं आपको ये बता रही थी कि उन्होंने इतनी ज़्यादा अपनी एज में, 93 साल की उम्र में ऐसी खिदमत सर अंजाम दी है। इंसानियत की खिदमत की एक शानदार मिसाल है। 1948 से लेकर आज तक वो बगैर किसी मुआवजे के मरीजों का इलाज कर रही हैं। इस एज में जब इंसान को खुद ज़रूरत होती है टेक केयर की, खिदमत की, तो वो दूसरों की मदद कर रही हैं, उनकी खिदमत कर रही हैं। और ये सिर्फ मुतासिर कुन दास्तान उनकी नहीं है, बल्कि हमें खिदमत खल्क का हकीकी मतलब भी समझाती हैं। डॉक्टर भक्ति ने अपनी ज़िंदगी का हर जो लम्हा है ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ कर रखा है, जो इस बात की भी अलामत है कि इंसानियत की खिदमत उम्र, वक्त या हालात की पाबंद नहीं होती, बल्कि 68 साला खिदमत ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में इंसानियत के लिए एक मिसाली नमूना है। बिल्कुल ऐसी है गजल। और ये जो 70 साल हैं, उन्होंने तकरीबन वक्फ कर दिए इंसानियत की खिदमत में। डॉक्टर थे, बहुत कुछ कमा सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इंसानियत की खिदमत को उन्होंने फोकियत दी। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। वापस आएंगे और फिर कुछ और इश्यूज हैं, कराची के इश्यूज हैं, उनके हवाले से बात करेंगे और साथ ही वेदर अपडेट्स भी आपको देंगे, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि जो वेदर है वो जनवरी से बारिशें स्टार्ट होंगी। तो अब जनवरी आ चुके हैं, अब देखते हैं कि जेल से आगे बारिशें स्टार्ट होती हैं नहीं। स्टे विद अस।